हेलो एवरीवन। आज हम ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पेपर 3 विद्यालय प्रबंधन, इसमें फर्स्ट यूनिट विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत अर्थ एवं परिभाषाएं, अवधारणाएं, उद्देश्य, सिद्धांत, क्षेत्र, कार्य, शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन, शैक्षिक प्रबंधन के प्रकार एवं महत्व पर अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंत में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। वो असाइनमेंट आपको ईमेल करना है। वो ईमेल करने पर, ये असाइनमेंट पूर्ण करने पर और ईमेल भेजने के उपरांत ही आपकी महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसी के साथ शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा और कार्य। शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन हम घर पे भी अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए उसमें संसाधनों को भी जुटाते हैं, उसमें अर्थ संबंधी कार्य भी करते हैं, उसमें व्यवस्थाएं भी करते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन, इट मीन्स एक घर के अंतर्गत जैसे रसोई होती है, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, उसमें एसेसरी भी उसके अकॉर्डिंग ही जमा की जाती है। जैसे किचन में हम किचन से संबंधित सामान की एकत्रित करते हैं, बेडरूम में हम बेडरूम में हम क्या करेंगे, उसके अंतर्गत उससे संबंधित एसेसरी को रखेंगे, जैसे बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, ये सारी चीजें उसमें रखेंगे। इसी तरीके से जो संसाधनों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, बस ये चीज अगर हम संस्था के रूप में पढ़ते हैं, किसी भी संस्था के अंतर्गत जब हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो वो चीज प्रबंधन के अंतर्गत आती है। शैक्षिक प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन, ये दोनों अवधारणाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये दो वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ, शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन। ये दोनों वर्ड शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से बना है। इस शब्द की युक्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसमें एड प्लस मिनिस्टर, एडमिनिस्टर, एड प्लस मिनिस्टर, ये लैटिन भाषा के शब्द होने के कारण इसका मतलब होता है सेवा करना, देखभाल करना या फिर सहयोग करना या समन्वय करना। और ये सारी चीजें हम एक विद्यालय के रेफरेंस में देखें तो विद्यालय में देखभाल की जाती है। देखभाल किसकी की जाएगी? छात्रों की। और सेवा करना, सेवा हम समाज के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि हम विद्यालय में जो समाज उपयोगी छात्र बना रहे हैं, जो समाज के लिए, समाज के द्वारा बनाया गया नागरिक है, उसका निर्माण हम विद्यालय में कर रहे हैं, तो वो विद्यालय में वो चीज क्या हो जाएगी? उस विद्यालय में समाज उपयोगी कार्यों को उत्पादक जब निर्माण किए जाएंगे तो वो विद्यालय प्रबंधन का अर्थ नहीं है। प्रबंधन ये है कि उसमें हम सेवा दे रहे हैं। उस वर्ड का मीनिंग किस जगह सुटेबल है? जब हम उसकी एसेसरी की बात करते हैं, हम चेयर की बात करते हैं, जब हम ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, तो ये उसके संसाधन है। ये संसाधन उसके भौतिक संसाधन है, हम उनकी भी देखभाल करते हैं। जिस तरीके से हम परिवार में सदस्यों की देखभाल करते हैं, उसी के साथ में घर के सामान की भी देखभाल करते हैं, उनकी का संधारण करते हैं, ठीक है, उनको स्टोरेज कब करना है, कब खरीदना है, ये सारी चीजें करते हैं। उसी तरीके से विद्यालय में भी प्रबंधन किया जाता है और घर की व्यवस्थाओं में भी प्रबंधन किया जाता है। तो प्रबंधन शब्द जो है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसका आश्रय है दूसरों की सेवा करना या व्यवस्था करने से है। प्रशासन का अर्थ है अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशील ढंग से करने की कला है। प्रशासन का मतलब क्या हुआ? दूसरों की सेवा करना या व्यवस्था करने से है। प्रशासन का अर्थ है अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला है। और शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन के साथ शिक्षा जुड़ जाने के कारण इसको शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। मतलब शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना शैक्षिक प्रबंधन है। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण एवं प्रभावशाली तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इसमें मुख्य दोनों का उद्देश्य क्या है? हम एक घर के रेफरेंस में इसको देखें तो हमारा घर भी समाज उपयोगी हो, समाज के साथ में चले, समाज की देखभाल करे और व्यवस्था करे। उसी तरीके से विद्यालय में कैसा होना चाहिए? जो के लिए उपयोगी हो, जो समाज के द्वारा मानदंड दिए गए हैं उनकी पूर्ति और
और उनका की देख रेख, उनकी व्यवस्था, उन संसाधनों का उपयोग हम कब कर सकेंगे, उचित रूप से हम कब कर सकेंगे, जब इनमें शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाएंगे। मानव के द्वारा मानव का निर्माण किया जा सके। मानव कौन हुआ? मानव एक संसाधन है। मानव क्योंकि पढ़ाने वाला भी एक टीचर है और पढ़ने वाला भी एक बच्चा है, तो दोनों ही मानव है। तो मानव के द्वारा मानव का निर्माण किया जा सके, इससे समाजोत्पादक प्रोडक्ट तैयार हो सके। क्योंकि प्रोडक्ट हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि इसका संबंध प्रबंधन से है। प्रबंधन में उत्पादन करना, वित्त करना, धन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें भी विद्यालय में आती हैं, क्योंकि ये अर्थ संबंधी कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। अर्थ संबंधी कार्यों से जुड़ने के कारण इसको वित्त से भी जोड़ा जा सकता है, धन से भी जोड़ा जा सकता है, संसाधनों को खरीदने से जोड़ा जा सकता है, छात्रों की फीस लेने से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ में ही अभिभावकों को संतुष्टि हो कि हाँ, हमने जो पैसा लगाया है वो उत्तम है। उत्तम वो कब कहेंगे कि जब उनका संसाधन, मतलब उनका जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला निकले। इट मीन्स बच्चे भी ऐसे निकले जो होनहार हो, जो कैपेबल बन सके, जो अपनी लाइफ में कहीं पे स्टैंड कर सके, तो वो प्रोडक्ट समाज उपयोगी भी होगा। इसीलिए इसे मानव के द्वारा मानव का निर्माण कहा जाता है। अब आगे हम बढ़ेंगे कि शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन में अंतर क्या है। शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन में माइनर से डिफरेंस है। हमने फर्स्ट ईयर में जब पढ़े थे उद्देश्य और लक्ष्य, लक्ष्य और उद्देश्य पढ़े थे, तो जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और उस बड़े लक्ष्य के साथ में ही उस लक्ष्य की पूर्ति के कुछ उद्देश्य भी बनाएंगे, क्योंकि कोई भी उद्देश्य एकदम लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि लक्ष्य हम जब बड़ा रखेंगे तो हम उनके उद्देश्य छोटे छोटे बनाते हैं, है ना। जैसे अब हमको फर्स्ट ग्रेड में जाना है, तो फर्स्ट ग्रेड में जाना है, उसके लिए उतनी क्वालिफिकेशन चाहिएगी। तो उसकी क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? 55% एमए में चाहिए, या एमएससी जो भी आपने किया है उसमें चाहिए। तो एमएससी में इतने 55% तो होने ही चाहिए, उसके साथ में बीएड भी होनी चाहिए। तो ये क्या है? उसके उद्देश्य हैं कि आपको करना है तो आपको 12th में भी इतने परसेंट होने चाहिए, बीए में भी इतने होने चाहिए, तब आपका एक बीएड में एडमिशन होगा। जब आपका बीएड क्लियर होगा तब आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देने के एलिजिबल होंगे। तो ये क्या है? ये उद्देश्य हुए कि हमें फर्स्ट ग्रेड हमारा लक्ष्य है, तो उसके उद्देश्य क्या छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे कि पहले हमने 12th किया, फिर हमने बीए किया, फिर हमने एमए किया, और उसके बाद हमने बीएड किया, है ना। तो अब हम एलिजिबल हुए कि हम फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम फाइल कर सके। तो इसके लिए इसी तरीके से शैक्षिक प्रशासन जो है लक्ष्य है, मतलब मुख्य रूप क्या है? बड़ा एक विस्तृत रूप है शैक्षिक प्रशासन, और प्रबंधन उसके उद्देश्य है कि शैक्षिक प्रशासन एक संस्था है ना। उस संस्था को किस तरीके से सुचारू रूप से चलना है वो प्रबंधन करता है। प्रबंधन इन द सेंस मैनेजमेंट उसको करता है। शैक्षिक प्रशासन एक परिधि से मुक्त शब्द है। एक परिधि से मुक्त शब्द क्यों है? क्योंकि प्रशासन, आज हम एक अच्छा स्कूल देखें, एक अच्छा स्कूल इन द सेंस एक कॉन्वेंट स्कूल देखें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी, क्योंकि इतने सारे स्कूलों के ऐड आते हैं, तो हम उन ऐड में भी क्या देखते हैं? वो उनकी क्वालिटीज़ को रखते हैं कि हमारे यहाँ पर जिस आजकल संस्कृत की जगह फ्रेंच सिखाई जा रही है। क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि थर्ड लैंग्वेज के रूप में आजकल संस्कृत ना पढ़ के फ्रेंच पढ़ी जा रही है। क्योंकि आधुनिक अवधारणाओं को देखें, अगर वर्तमान आवश्यकताओं को देखें, तो आज संस्कृत के उतने मायने नहीं रहे हैं जितने फ्रेंच के रहे। क्योंकि आज हमें अगर फॉरेन भी जाना है तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में हमें 3 लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, और थर्ड लैंग्वेज के रूप में अगर संस्कृत है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। क्योंकि आवश्यक वर्तमान समय में उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। चाहे हमारी एजुकेशन में भली है, हमारे समाज में है, हमारे धर्म में है, ये सारी चीज़ें संस्कृत की अवधारणाएं हैं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही संस्कृत शब्द से हुई। लेकिन वो एक समय था जब उसकी वैल्यू थी, लेकिन आज आधुनिक समय में संस्कृत की वैल्यू ना रह के किस शब्द की वैल्यू है? फ्रेंच की वैल्यू है। तो उसके साथ में स्विमिंग की व्यवस्थाएं हैं, अबेकस क्लासें हैं, एक्स्ट्रा क्लासें हैं, जिम हैं,
ये है, स्केटिंग है, तो ये सारी फैसिलिटी अदर में आती है। तो जो स्कूल जितनी ज़्यादा सुविधाएं देगा, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी देगा, तो उसकी परिधि क्या है, एक उपयुक्त मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास इन द सेंस बच्चे का चारित्रिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सभी कुछ विकास हो। फिर है शैक्षिक प्रबंधन का प्रशासन की परिधि में आता है। मतलब जो हमने बड़ा लक्ष्य रखा है, एक बड़ी परिधि जो बनाई है, उसमें प्रबंधन शब्द जो है उस परिधि के अंतर्गत ही आ गया कि उस परिधि में सही व्यवस्था की जाए, उपयुक्त संसाधनों का उत्तम रूप से, सर्वोत्तम रूप से प्रयोग करते हुए सभी बच्चों को समान रूप से सर्वांगीण विकास के अवसर मिले और साथ में ही उनमें समन्वय भी किया जा सके। उनमें इसी के साथ में हम बच्चे में सामाजिक विकास भी करते हैं। सामाजिक विकास जैसे हम की भावना, एक साथ मिलके काम करना, अभी जो कोविड में संभव नहीं है ना। यह लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित करता है। शैक्षिक प्रशासन लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना है कि हमें हमारे बच्चे की एजुकेशन में ये क्वालिटीज चाहिए। अब ये कैसे संभव हो सकेगी, उसके उद्देश्य और लक्ष्य कौन निर्धारित करेगा, शैक्षिक प्रबंधन। मतलब उद्देश्यों को बनाया तो प्रशासन ने है, लेकिन उसका व्यवस्था कौन करेगा, उसके वहां तक लक्ष्य और उद्देश्य तक कौन पहुंचाएगा, शैक्षिक प्रबंधन। इसी के साथ में शैक्षिक प्रशासन यह वित्तीय, उत्पादन तथा वितरण का समन्वय करता है कि कितने पैसे चाहिएंगे, कितनी लागत लगेगी, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, है ना, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए। कि अगर एक संस्था में सपोज एक रजिस्टर भी आता है, तो रजिस्टर को खरीदने के लिए कितने पैसे चले, है ना, उसका उत्पादन, उसका यूज किस में होगा, तो उसके लिए विभिन्न तरीके के स्टॉक रजिस्टर हैं, है ना, उसका संधारण किस तरीके से करना है, कौन सा रिकॉर्ड कैसे रखना है। तो इसमें वितरण का समन्वय भी किया जाता है कि उस उपभोग संसाधनों को किस तरीके से वितरित किया जाए। तो इसके लिए हमने देखा है कि आजकल हर चीज का इंचार्ज होता है, जैसे एग्जामिनर इंचार्ज है, एक्टिविटी इंचार्ज है, तो हर चीज के इंचार्ज, इट मीन्स वो संसाधन जो उनके देख रेख में है वो निर्धारित रह सके, उनका उपभोग सही तरीके से हो सके, उनमें समन्वय हो सके, हर बच्चे को खेलने के लिए हर सुविधाएं दी जाती है ना। तो खेल जैसे खेल विभाग तो बना दिया, लेकिन खेल की सामग्री अगर उपलब्ध नहीं है तो वो विभाग बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरीके से यह लक्ष्य प्राप्ति हेतु अन्य कार्यों का समन्वय करता है। यह प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है। यह प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित कैसे करेगा कि ये निर्देशन दे रहा है, ये गाइडेंस दे रहा है। गाइडेंस मतलब कि आपको इस दिशा में ये कार्य करने से आपकी प्रगति हो सकती है, लेकिन उनके कार्यों को, जिस प्रगति पर हमें पहुंचना है, उन कार्यों को का निष्पादन कौन करेगा, इन कार्यों का निष्पादन जो है वो शैक्षिक प्रबंधन करेगा। वो उचित से उचित व्यवस्थाएं करेगा कि हर बच्चे को वो कार्य मिल सके। शैक्षिक प्रशासन इसकी भूमिका का निर्धारण करती है। भूमिका का निर्धारण करना मतलब इसमें भूमिका का निर्धारण करना इट मीन्स कि हमें हमारा प्रोडक्ट इस तरीके का चाहिए। तो जिस तरीके से हम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ये एक संस्था है, तो इस संस्था का प्रोडक्ट कौन हुआ, वो छात्राध्यापक जो यहाँ पर अध्ययनशील हैं। तो हम इस प्रोडक्ट का निर्धारण कैसे करेंगे कि समाज में एक सर्वगुण संपन्न शिक्षक होना चाहिए, जो समन्वय करता हो, जो समायोजन करता हो, जो एडजस्टमेंट करता हो, उसके साथ में ही वो शिक्षक क्वालिफाई हो, है ना, उसके साथ में उस शिक्षक में वो गुण हो जो सामान्य हो, सामान्य बालक उससे आके बात कर सके, उससे बात करने के साथ में ही उससे बात करने के बाद एक संतुष्टि हो, है ना, बच्चा कोई भी असमंजस्य में आए तो उन्हें वो दूर करने वाला हो, उनकी उलझने बढ़ाने वाला नहीं हो। तो इसकी भूमिका का निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण जैसे एमएलएसी ने बोला है कि इतनी एक शिक्षक एक प्राध्यापिका के लिए या प्राध्यापक के लिए क्या निर्धारित मानदंड है, उन मानदंडों को निर्धारण करना प्रशासन के अंतर्गत आएगा। ये प्रशासन एमएलएसी हुआ। लेकिन प्रबंधन कौन है, जो स्थानीय महाविद्यालय हैं, जो स्थानीय महाविद्यालय हैं वो क्या करेंगे, इनकी भूमिका का क्रियान्वयन करेंगे, क्योंकि उद्देश्य तो एमएलएसी ने बनाए हैं, लेकिन उसका निर्धारण,
उसके साथ में समन्वय कौन कर रहा है, उनने निर्धारित जो लक्ष्य उद्देश्य बनाए हैं उनको क्रियान्वित कौन कर रहा है, उसका प्रबंधन के अंतर्गत एक शाखा आती है जो अपना महाविद्यालय है। तो निर्धारण करता है प्रशासन और प्रबंधन करता है, उनकी भूमिका का क्रियान्वयन कौन करता है, जो स्थानीय महाविद्यालय होंगे। यह निर्देशन, नियंत्रण एवं नेतृत्व करता है। प्रशासन क्या करेगा, सिर्फ निर्देश देके हट जाएगा कि मुझे ये काम चाहिए, विद इन टाइम मुझे ये काम करके दो। उसमें नियंत्रण रखेगा कि कोई गलत कर रहा है तो उसको आके वो टोक सके, है ना। और नेतृत्व करता है, वो लीडरशिप भी करता है कि वो सबसे आगे रहकर उस चीज का सही अवलोकन कर सके। तो इसके लिए ये कार्य तो किसने किया, प्रशासन ने किया, लेकिन इसके साथ ही प्रबंधन क्या करेगा, ये लोगों के काम करके काम करवाता है, लोगों का काम करके काम करवाता है एवं संगठित तरीके से अन्य संसाधनों का उपयोग भी करता है। अब निर्देश तो मिल गए, है ना। अब जैसे एक विद्यालय भी खोलना है तो विद्यालय के लिए खोलने के लिए क्या है, कम से कम 200 बच्चों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए एक खेल का मैदान होना चाहिए, उनके प्रार्थना स्थल होना चाहिए, ठीक है। जब बच्चा फ्री हो तो उनके लिए एक कॉमन हॉल होना चाहिए, जब बच्चे को पढ़ने के लिए बुक्स की जरूरत हो तो उनके लिए तो लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये सारा निर्धारण तो एमएनएसयू ने कर दिया, लेकिन इसका अरेंजमेंट कौन कर रहा है, स्थानीय महाविद्यालय। तो बुक्स मंगानी है तो अब हम एमएनएसयू लेने थोड़ी जाते हैं, हम खुद हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम पब्लिकेशन से, जो पब्लिकेटर हैं उनसे हम कांटेक्ट करके बुक मंगवा लेते हैं। तो इसके लिए क्या है कि निर्देश तो वो दे रहा है कि इतनी बुक्स बच्चों के लिए चाहिए, तो उसके निर्देश तो दे दिए कि 200 बच्चे हैं तो कम से कम 300 बुक आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, लेकिन मंगवाने का कार्य स्थानीय स्तर पर हो रहा है। इस तरीके से लोगों को किस तरीके से काम करवाना है ये प्रबंधन देखता है, क्योंकि प्रबंधन में सारा मैनेजमेंट आता है, व्यवस्थाएं कैसे करनी है, व्यवस्थाएं करनी है ये प्रशासन करता है कि ये व्यवस्थाएं करनी है, अब उसको किस तरीके से करना है ये प्रबंधन का कार्य है। यह संगठन की युक्ति निकालता है, इट मीन्स ये किस तरीके से सारे महाविद्यालयों, क्योंकि देखो अगर एक 10th की क्लास की बुक भी उठा के देखें तो 10th में भी इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे वही कोर्स पढ़ रहे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की बुक्स बस मीडियम अलग है, ये इंग्लिश में लिखी हुई है। तो अगर अपन क्वेश्चन भी उठा के देखें तो वो ट्रांसलेशन मिलेगा आपको कि जो हिंदी में है वही इंग्लिश में, क्योंकि बच्चे का स्तर तो समान है, बच्चा भी समान है, और बस उनका माध्यम अलग होने के कारण वो प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में विभिन्नता रखते हैं। तो संगठन की युक्ति निकालता है कि किस तरीके से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोऑर्डिनेशन रहे। ये कोऑर्डिनेशन का ही एग्जाम्पल है कि इंग्लिश मीडियम की बुक भी वही होती है जो हिंदी मीडियम की, बच्चा वो इंग्लिश में पढ़ रहा है और ये बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है, कंटेंट वही रहेगा। एसएस में भी हम अर्ली मैन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम सामाजिक में हिंदी मीडियम में हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, तो कंटेंट वही रहता है, बस उसका माध्यम बदल जाता है। तो ये संगठन की युक्ति निकालता है कि किस तरीके से अन्य शाखाओं में भी या अन्य संस्थाओं में भी एक रूपता रहे। तो आपके लिए जैसे आपकी बीएड कोर्स के अंतर्गत भी क्या है, आपके भी माइक्रो नहीं है तो सब कॉलेजों में माइक्रो नहीं होती, आपके लिए भी 13 लेसन फिक्स किए गए तो दूसरे कॉलेजों में भी क्या है 13 लेसन को बच्चे देंगे। आपके लिए 1 महीने की इंटर्नशिप है तो दूसरे कॉलेज में, तो ये एक युक्ति है कि सभी में सिमिलरिटी रहे, है ना। तो उस युक्ति का उपाय कौन करना है कि हाँ भाई हमें ये निर्देश मिले हैं कि 1 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, तो हमें उस नियम को फॉलो करना है। तो इन संगठन का उपयोग कौन करता है, जो स्थानीय महाविद्यालय है। संक्षेप में कहा जाए तो शैक्षिक प्रशासन जो है वो नियम बनाता है और शैक्षिक प्रबंधन उसे पूर्ण करता है। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है जो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब है शैक्षिक प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं, तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। ये परिभाषाएं आपको राधा प्रकाशन में भी मिलेगी, लेकिन उसमें से कुछ डिफरेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एस.एन. मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा प्रशासन सामग्री के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। जो शिक्षा प्रशासन है वो सामग्री के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों को हिल-मिल कर उत्तम रूप से काम करने से है। शिक्षा प्रबंधन में भी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए हमने कुछ पद निश्चित किए हैं। पद है
जैसे HM है, HM के नीचे HOD होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, है ना। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कौन होगा, जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा। उस सीनियर से नीचे जूनियर होंगे, जूनियर से नीचे और जूनियर होंगे, है ना, और कुछ फेशियस भी होंगे। तो इस तरीके से मानव के हित के लिए ही बनाई गई है। जैसे स्टाफिंग करना, स्टाफिंग कर रहे हैं तो स्टाफ कैसे भरेंगे, हम कुछ क्वालिटीज निर्धारित हैं जो किसने की है, शैक्षिक प्रशासन ने पहले से कुछ क्वालिटीज उनके लिए निर्धारित कर रखी है। तो प्रबंधन उनको फॉलो करते हुए स्टाफिंग करेगा कि ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन होने के कारण ये क्वालिटीज तो उस टीचर में चाहिए ही चाहिए। इसके साथ में ही आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि शिक्षा नीति, है ना, 1986 की आपने शिक्षा नीति देखा होगा, पढ़ी होगी। तो उसके अंतर्गत भी जैसे आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ा, है ना, तो कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं बताई गई थी कि एक विद्यालय, अगर हम एक गांव का भी विद्यालय देखें, चाहे वो एक पेड़ के नीचे चल रहा है, तो कम से कम उसमें क्या होता है, एक रोलर बोर्ड होगा, एक डंडा लेके एक सर टीचर खड़े हुए होंगे, 4 चेयर होगी, एक टेबल चेयर होगी, और 4 चेयर पे 4 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, तो भी वो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसमें शिक्षा के लिए न्यूनतम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या था कि एक विद्यालय में कम से कम हर क्लास में एक न्यूनतम उपलब्ध सामग्री के रूप में आवश्यक ब्लैक बोर्ड को रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि ये 1986 की नीति के अंतर्गत ही निर्धारित किया गया था। इसमें शैक्षिक प्रशासन का अर्थ ऐसे प्रशासन से है जो समाज तथा व्यक्तियों की आवश्यकताओं, शिक्षा की व्यवस्थाएं एक कर व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बना सके वरन समाज उपयोगी नागरिक के रूप में भी विकसित कर सके। क्यों हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को ही नहीं पूर्ण करे, सिर्फ व्यक्ति से व्यक्ति की आवश्यकताओं को ही पूर्ण न करें। आज हम कोई एग्जाम फाइट करते हैं, एग्जाम फाइट जब हम करते हैं तो हम किसी पोस्ट पे पहुंचते हैं, तो क्या वो पोस्ट पे पहुंचा हुआ व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार का नाम ही ऊंचा करेगा, वो एक समाज का निर्माण भी करेगा, क्योंकि वो समाज के लिए उत्पादक है। वो प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे समाज में समाज उपयोगी नागरिक बना रहा है, वो समाज के हित में है। तो इस तरीके से शैक्षिक प्रशासन का अर्थ ऐसे प्रशासन से है जो समाज तथा व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर एक और व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बना रहा है वरन उसे समाजोपयोगी नागरिक के रूप में भी विकसित कर रहा है। इसी के साथ में एक कैम्पबेल है, कैम्पबेल ने भी एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों का विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निर्धारित हैं। यह शिक्षण तथा सीखने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का विकास को प्रोत्साहन देता है। साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मानवीय तथा भौतिक तत्वों की व्यवस्था भी करता है। कैम्पबेल ने क्या कहा है कि शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों का विकास एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है ना, क्योंकि इसमें सीखने तथा लक्ष्यों का निर्धारण कर रहे हैं। तो इसमें कितने ही प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे इन सर्विस प्रोग्राम है। तो इन सर्विस प्रोग्राम, क्योंकि वो क्वालिटी तो है और वो टीचर बनने की, जैसे कंप्यूटर नया कंटेंट आया, लेकिन जो इस जनरेशन के नहीं है, जो पुरानी जनरेशन के हैं, क्या उन्होंने कंप्यूटर चलाया? नहीं चलाया, लेकिन उनको भी उस जनरेशन को पढ़ाना तो है ही है। उस जनरेशन को पढ़ाने के साथ में क्या है, उनको उन नवीन तकनीकियों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये ज्ञान की व्यवस्था करना शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है कि वो ऐसे समय समय पर ऐसे सेमिनार का आयोजन करे या ऐसे वर्कशॉप चलाए जिसमें या इन सर्विस प्रोग्राम चलाए कि उसमें उनकी क्वालिटीज में दिन ब दिन उनकी क्वालिटीज जो है गुणवत्ता लिए जाए, है ना, उनकी क्वालिटीज में दिन ब दिन निखार आता जाए, उसमें परफेक्शन आता जाए। उस परफेक्शन को लाने के लिए यह शिक्षण तथा सीखने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का निर्माण करता है। साथ ही शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मानवीय तथा भौतिक तत्वों की व्यवस्था भी करता है। मानवीय तत्व इन द सेंस स्टाफ वगैरह जिनका चयन करना और भौतिक संसाधन उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करवाना।
तो ये दोनों कार्य कैमलिन ने कहा है। इसमें दो बातें मुख्य रूप से हैं कि इसमें शिक्षण तथा सीखने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का विकास करता है और साथ में ही ये शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को भी जुटाता है। अतः शॉर्ट रूप में देखा जाए तो शिक्षा प्रशासन जो है वो प्रबंधन की वह प्रक्रिया है जिसकी कार्यरत लोगों के प्रयासों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का विकास प्रभावी ढंग से किया जा सके। यह प्रक्रिया केवल बालक एवं नवयुवकों को विकास तक ही सीमित नहीं है वरन इसके अंतर्गत प्रौढ़ कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना पेड़ जो होता है वो झुका हुआ होता है तो उसके फल उतारने में उतनी आसानी रहती है ना, तो उसी तरीके से क्योंकि जो पेड़ जितना झुका होगा उसमें उतनी ही विनम्रता होगी, तो जितना बड़ा आदमी हो उसमें उतनी ही विनम्रता, उतनी ही क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए जो एक समाजोपयोगी मानवीय गुणों का प्रभावी ढंग से विकास हो। जो मानवीय गुण है कि हम इतने एजुकेटेड हैं उसमें प्राउड आ जाए, या हम इतने क्वालिफाइड हैं, या हम इतने एलिजिबल हैं, तो उसमें वो अगर क्वालिटीज में अगर वो ईगो आ जाए तो वो ईगो के आगे वो शिक्षा महत्वहीन हो जाती है। जबकि हम में क्या होना चाहिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम बता देंगे, आपको ये नहीं हो रहा है तो हम समझा देंगे, तो उसमें विनम्रता है। तो वो विनम्रता जो है वो नवयुवकों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वो बालकों वो विनम्रता सिर्फ हम अपने आप तक ही सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही हम फल पाएंगे, है ना। तो उस तरीके से हम बीज अच्छा होगा तो फल भी अच्छे होंगे। तो हम जैसे बच्चों के साथ में ट्रीट करेंगे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो वो गुण जब हम बच्चों के साथ अच्छे गुण दे रहे हैं उन्हें, तो वो भी हमें अच्छे गुण ही देंगे। अमेरिकन विद्यालय प्रशासन संगठन के बारे में कहता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं बौद्धिक संसाधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं बौद्धिक संसाधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए किया जाता है ना। तो इसने क्या कहा है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग एवं संगठन उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किया जा रहा है। एक संस्था में अगर उपलब्ध संसाधन कम भी है और वहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अगर अधिक भी है, तो अगर हम देखें कि कोई स्कूल में संसाधन वही है, मानवीय संसाधन भी वही है, भौतिक संसाधन भी यही है, लेकिन उसका उच्चतम प्रभावी ढंग से भी उसका उपयोग किया जा सकता है। उसको प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए मानवीय संसाधनों भौतिक संसाधनों का उपयोग संगठन उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधन जिसमें स्टाफ आता है और भौतिक संसाधन जिसके अंतर्गत उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जाता है। तो जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है, अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों में देखें जहाँ पे शिफ्ट में स्कूल चलता है, तो संसाधन वही है, वही 100 चेयर है, वही ब्लैक बोर्ड है ना, वही स्टाफ भी कितनी बार वही स्टाफ है, लेकिन इसमें स्टाफ गवर्नमेंट में दूसरा होता है ना, लेकिन वही स्टाफ 2 शिफ्ट में भी पढ़ा सकता है, तो इसमें स्टाफ की उपयोगिता ज़्यादा होगी। तो उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग करना, मतलब अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उनका भी लॉस नहीं हुआ, संस्था को भी फायदा हुआ, उसके साथ में ही उस स्टाफ का भी पूरा यूटिलाइज हुआ और उपलब्ध संसाधनों का भी पूर्ण उपयोग किया जा सका। अब आता है शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन। शैक्षिक प्रबंधन के 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होता है मानवीय संसाधन और दूसरा होता है भौतिक संसाधन। जो मानवीय संसाधन है वो प्रधानाध्यापक, शिक्षक, पीटीआई, समुदाय, विद्यालय, प्रयोगशाला सहायक, छात्र, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अभिभावक, इट मीन्स ह्यूमन जो भी होंगे वो मानव संसाधन के अंतर्गत आएंगे, चाहे उसमें पढ़ाने वाले छात्र कड़ी हो या पढ़ाने वाले शिक्षक हो, चाहे उसमें एक घंटी बजाने वाला कर्मचारी ही क्यों ना हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे
मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती है कि वो संस्था में सही तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं, उन संस्थाओं की व्यवस्थाओं को बाधित होने से बचा रहे हैं। अगर घंटी बजाने वाला एक बाइक या एक पियोन भी अगर विद्यालय में नहीं आएगा तो व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होंगे। तो ये बाधाएं जो हैं वो मानवीय संसाधनों के द्वारा ही दूर की जा सकती है। इसमें मानव से मानव का कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। इट मीन्स व्यक्ति से व्यक्ति का कोऑर्डिनेशन सही होगा, उनमें समन्वय होगा। अच्छा, एक बाई नहीं आई तो दूसरी ने बचा दी, दूसरी बाई नहीं आई तो फर्स्ट वाली कहीं काम कर रही है, देर से आई है तो दूसरी ने बचा दी। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, समन्वय आया। कोई टीचर नहीं आया तो दूसरी टीचर उसकी जगह एडजस्टमेंट में चला जाए। तो ये क्या है, मानव से मानव में एक कोऑर्डिनेशन है। और ये कोऑर्डिनेशन जो है वो मानव संसाधन में होना सबसे अनिवार्य तत्व माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें भौतिक संसाधन। महाविद्यालय में एक दरवाजे से लेकर एक चौक, छोटी से छोटी उसकी इकाई, एक चौक, एक डस्टर की कमी होने पे भी महाविद्यालय में अवरोध उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से जैसे हमने एक कंप्यूटर लैब तो बना दी, कंप्यूटर लैब बनाने के बाद उसमें चलते ही नहीं है कंप्यूटर, तो क्या ऐसे संसाधन महाविद्यालय के लिए या विद्यालय के लिए पूर्ण होंगे? क्या वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे? जो आवश्यकताएं जो हैं वो विद्यालय प्रबंधन समिति ने एक लैब तो बना दी, लेकिन लैब बनाने के बाद में उसमें संचालित कंप्यूटर नहीं है, उनमें डाटा नहीं है, या वो चलते सही ढंग से नहीं है, या उनमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कमी है, तो भी वो लैब एक निष्क्रिय या फिर व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाली हो सकती है। इट मीन जो प्रोडक्ट वहाँ पर है वो संचालित सही कंडीशन में होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। और साथ में ही इस भौतिक संसाधन के अंतर्गत भवन, धन मतलब अर्थ संबंधी कार्य भी भौतिक संसाधन के रूप में आते हैं कि उस संस्था के पास में कितना पैसा है कि वो उपयुक्त से उपयुक्त सामग्रियों को खरीद सके। उसमें भवन का निर्माण, मतलब जो बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ पे बैठे हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों में देखें तो एक ही हॉल में एक तरफ एक बच्चे पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उसके दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या, एक क्लास में अगर टीचर नहीं होगा तो दूसरे क्लास में भी अवरोध उत्पन्न होगा। तो भौतिक संसाधन सही रूप में न होने पर भी जो है शिक्षण पद्धतियों में अवरोध उत्पन्न होता है। इसमें TLM, अगर उपयुक्त तकनीकी सही नहीं है, आज देखा जाए तो भौतिक संसाधनों के माध्यम से ही हम पढ़ रहे हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासें क्या है, अगर आपके पास भी अगर मोबाइल नहीं है या फिर टैबलेट नहीं है, जो भी नहीं है, तो क्या आप ऑनलाइन क्लासें यूज कर सकेंगे? तो भौतिक संसाधन होने पर इनकी पूर्ण पूर्ति होने पर, इनमें पूर्ण समायोजन होने पर, इनमें पूर्ण संसाधनों का उचित प्रयोग करने पर, अगर आपके पास मोबाइल तो है लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो भी इनमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है। उसी तरीके से अगर पैसा तो है लेकिन उसका सही रूप में यूटिलाइज नहीं किया जा सके या उनमें कमियां रख सकें। अगर कमी कैसे रखी जाती है कि जहाँ पर 14 का स्टाफ की जरूरत है वहाँ पर 7 के स्टाफ को ही स्टाफिंग की जाए, तो ये क्या है, एक अवरोध है। क्योंकि जो काम जो व्यक्ति परफेक्ट रूप से कर सकता था, स्टाफ की कमी से वो पूर्ण समय पे नहीं कर सकेगा, उसमें संचालन में कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी, छात्रों को समझने में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हर टीचर हर सब्जेक्ट को परफेक्ट रूप से नहीं पढ़ा सकता। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट। इसकी मॉडर्न कंसेप्ट को समझने के लिए हमें 3 विचारधाराओं को समझना जरूरी है, क्योंकि आधुनिक विचारधारा इन तीनों विचारधाराओं के समन्वय से ही बनी है। इन विचारधाराओं के अंतर्गत उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा है। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा के अंतर्गत जो है वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, मतलब जो एजुकेशन है उसमें साइंस का भी यूज किया जाए। क्योंकि आज हम अगर हमारी शिक्षा नीति को उठा के देते हैं तो ये सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट हुई है तो वो साइंस से ही इम्पैक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि आज शिक्षण अब जरूरी नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक से पढ़ें, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हम ऑनलाइन के माध्यम से गूगल में, इनमें कितनी ही चीज़ें, यूट्यूब में, इनमें सर्च करके हम उस कंसेप्ट के बारे में डीप नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि ई लाइब्रेरी आ गई है ना।
ई लर्निंग क्लासें लगने लगी हैं, डिजिटल क्लासें लगने लगी हैं। तो साइंस ने, शिक्षा ने जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी से ग्रहण किया है तो वो विज्ञान ही है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन आधुनिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है और ये सबसे पुरानी विचारधारा है, क्योंकि शिक्षा में केवल साइंस का प्रयोग आज के ज़माने में नहीं किया गया, पूर्ण में भी, विचारधारा में भी, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर साइंस में आई है तो वो शिक्षण में जरूर आएगी, क्योंकि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसका किसका प्रयोग, क्योंकि वो मानव एक प्रोडक्ट कर सकता है, इंसान एक इन्वेंशन कर सकता है, व्यक्ति एक इन्वेंशन कर सकता है, लेकिन उसका उपयोग एक मानव ही कर सकता है। और मानव को जब तक, क्योंकि मानव एक सा प्राणी है जिसमें ज्ञान है, उसमें बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को व्यक्ति से भिन्न करती है, जो व्यक्ति को किसी भी चीज के संचालन में ज्ञान प्रदान करती है। तो आधुनिक प्रबंधन में, विकास में यह सबसे बड़ी पुरानी विचारधारा है। प्रारंभिक लेखक फ्रेडरिक विल्सो टेलर थे। इसके प्रारंभिक लेखक जो थे वो फ्रेडरिक विल्सो टेलर थे। इस काल का समय था, मतलब इस विचारधारा का समय में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है 1910 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक। संगठन में कामगारों को अधिक से अधिक काम लेना और अधिकांश उत्पादन करना। अगर हम एक चाय के बागान में भी जाएं तो चाय के बागान तो है ही, लेकिन वहां पर काम करने वालों की अगर 30 की जरूरत है ना, अगर 30 कारीगरों या मजदूरों की वहाँ पर 3 लेबर की वहाँ पर आवश्यकताएं हैं, अगर उस जगह हम 15 व्यक्तियों को ही अपॉइंट करें तो क्या वो कार्य समय पर पूर्ण होगा, क्या वो कार्य व्यवस्थित हो पाएगा, क्या उसका उत्पादन सही हो पाएगा, क्या उनकी देखरेख सही हो पाएगी। उसी तरीके से एक विद्यालय में भी कारोबार में अधिक से अधिक काम लेना, मतलब उन विद्यालय में इस कारोबार, इस संगठन का रेफरेंस हम पढ़ तो भी आधुनिक विचारधारा रहे हैं, लेकिन इसका रेफरेंस हम किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसका रेफरेंस हम आधुनिक विचारधारा के संबंध में पढ़ रहे हैं। आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत संगठन में कामगारों में अधिक से अधिक काम लेना और अधिकाधिक उत्पादन करना, मतलब सबसे ज़्यादा स्टाफ से काम लेना और उत्पादन करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनमें क्वालिटी बच्चों में डेवलप कर सकना। क्योंकि आजकल देखा जाए तो स्कूल में स्टाफ के ऊपर, क्योंकि मम्मी पापा ने तो बच्चे को स्कूल से भेज दिया, स्कूल में भेज दिया, लेकिन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फीस जमा कराना और वहाँ तक खत्म हो गई, लेकिन आगे की जिम्मेदारी जो होती है एक अध्यापक पे आ जाती है। तो अध्यापक को बच्चे का शारीरिक विकास भी करना है, उसका चारित्रिक विकास भी करना है, उसका सामाजिक विकास भी करना है, उसका मानसिक विकास भी करना है, उसके स्वास्थ्य की जानकारी भी रखनी है। तो हर तरीके का विकास कौन कर सकता है, क्योंकि विद्यालय का प्रथम उद्देश्य ही यही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य को लेकर संगठन के कारोबार से अधिक काम लेना, तो इसके लिए सबसे ज्यादा कार्य किसको करना पड़ेगा, एक शिक्षक को करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक ही वह तत्व है जो बच्चे में सर्वांगीण विकास के वो गुण डेवलप कर सकता है। क्योंकि हम ऐसी स्किल को जानते हैं, हम ऐसी टेक्निक्स को जानते हैं, क्योंकि हम शिक्षण के अंतर्गत उन शिक्षण विधियों, प्रविधियों, है ना, हम TLM का यूज करते हैं, सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तो हम हमारे उत्पादन को दिन ब दिन अच्छी क्वालिटी वाला बना रहे हैं। आजकल डिजिटल क्लासें आ गई हैं, बच्चे जो लेसन पढ़ रहे हैं उनकी सीढ़ियाँ उपलब्ध है, आपको वो कार्य करते हुए क्रियान्वित रूप से दिखाया जा रहा है। क्रियान्वित रूप से दिखाने से वो ज्ञान बच्चे में कैसा हो गया, 3H एजुकेशन आ गई, उसमें बच्चा हेड से सुन रहा है, हार्ट से समझ रहा है और हैंड से कर भी रहा है, क्योंकि उसका रफली मटेरियल सोर्स जो है वो अवेलेबल करा दिया जाता है। तो बच्चा जो चीज देख रहा है, जो चीज हृदय से समझ रहा है और जो हाथों से कर रहा है, तो वो ज्ञान कैसा होगा, वो ज्ञान स्थायी ज्ञान में अंतर्गत आता है। इस विचारधारा को टेलरवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा को टेलरवाद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रवर्तक हैं फ्रेडरिक विल्सो टेलर। तो इसका शॉर्ट नेम, जैसे आपने कोठारी आयोग पढ़ाया, तो जो दौलत सिंह कोठारी थे वो राजस्थान के थे, लेकिन राजस्थान के होने के साथ में उस आयोग के वो अध्यक्ष थे, इसलिए उसे कोठारी आयोग कहा गया। उसी तरीके से
इस आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत पहला है वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा, और वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा के कारण इसको टेलरवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रवर्तक हैं फ्रेडरिक विल्सो टेलर। फ्रेडरिक विल्सो टेलर की विचारधारा को वैज्ञानिक व्यवस्था विचारधारा या मैक्स वेबर की विचारधारा को नौकरशाही व्यवस्था विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फ्रेडरिक विल्सो टेलर जो थे वो मैक्स वेबर की विचारधारा से प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने नौकरशाही की विचारधारा को रखा। तो इस एलिमेंट के अंतर्गत, इस तत्व के अंतर्गत हम उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा है, इसमें 3 बातें मुख्य हैं। इसमें प्रथम है वैज्ञानिक व्यवस्थाओं पर बल देना तथा समन्वय करना, दूसरी है प्रशासनिक व्यवस्था का संप्रदाय करना, और तीसरी है नौकरशाही व्यवस्था का संपादन करना। ठीक है, अब ये हो गई पहली विचारधारा। अब आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत हम दूसरी विचारधारा को पढ़ते हैं, मानवीय संसाधनों पर बल देना। मानवीय संसाधनों पर बल देना उनमें 1935 से 1985 तक निर्धारित की गई थी। इस प्रबंधन में उत्पादन का कार्य क्षमता के महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु कार्य क्षमता को प्रशासन का सर्वोपरि आधार मानने से इनकार कर दिया गया। इस प्रशासन के प्रमुख प्रवर्तक हैं मैरी पार्कर, फोलैंड, एल्डोमेया तथा फिल्स रॉटलियर्स, ये सारे इसके प्रवर्तक हैं। इसकी तीसरी विचारधारा है सामाजिक विज्ञान की संप्रदाय, जिसमें 1950 से 1970 तक की संप्रदाय। इस संप्रदाय की मान्यता है कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना है। इस संगठन के लक्ष्य एवं व्यक्तिगत लक्ष्य दोनों को महत्व दिया जाता है। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं। इस विचारधारा ने प्रशासन के क्षेत्र में महत्व त्रिकोणीय प्रबंधन संक्रियाओं को जन्म दिया, जिसमें व्यक्ति, कार्य एवं सामाजिक संस्कृति का ज्ञान मुख्य है। शैक्षिक प्रबंधन में सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सामाजिक पहलुओं को समन्वय तथा विकास का विश्लेषण व्यक्ति ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया है। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। पहला उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों की सहायता करना। शिक्षा संबंधी कार्यों को विधिवत संपन्न करना। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सामग्री और संसाधनों को उपलब्ध कराना। शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करना। शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाना एवं उन्हें विधिवत क्रियान्वित करना। योजना बना के सिर्फ वे नहीं जाना है, उन्हें क्रियान्वित भी करना है। सिर्फ पेपर प्लान नहीं बनाना है, उस पेपर प्लान को एक प्रोजेक्ट के रूप में चलाकर उसे निर्धारित लक्ष्य तक भी पहुंचाना है। शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सेवा शर्तों का निर्धारण करना, इट मीन्स स्टाफिंग करना। स्टाफिंग तो करती, लेकिन साथ में ही उनके लिए नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी डिसाइड करना, परीक्षण करना, उसमें शोध करना, रिसर्च करना, उनकी उन्नति करना, उनके लिए उनका प्रोग्रेस करना, इट मीन्स उसमें प्रमोशन करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। और उसके साथ में इन सर्विस प्रोग्राम भी चलाना इसका उद्देश्य है। शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों को परामर्श और निर्देशन प्रदान करता है। मतलब क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित जितने भी नए तत्व आए हैं या जितने भी नए कंसेप्ट आए हैं उनको जोड़ता तो ये है, लेकिन इसमें सही गाइडेंस एवं काउंसलिंग नहीं हुई तो ये शिक्षा विभाग को भी ये जो है कर्मचारियों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करता है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करता है और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों एवं अधिकारियों को अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व से अवगत कराता है और योग्य एवं कुशल नागरिक उत्पन्न करता है। छात्रों को व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है एवं उनके चरित्र का निर्माण भी करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलन वातावरण उत्पन्न करना ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धियां प्राप्त की जा सके। अनुकूलन वातावरण बनना है मतलब बच्चा इजी गोइंग उस वातावरण में एडजस्ट हो जाए। आज बच्चा कोविड के कारण कितने महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन कभी कभी तो उसके मन में भी होता है नहीं मुझे आज स्कूल जाना। क्यों जाना है? क्योंकि उस एडजस्टमेंट, उस वातावरण में वो ज्यादा देर कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ में वो एसेसरियां नहीं है घर पर, है ना। क्योंकि
वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा। आजकल बच्चों की पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, बच्चे सही गाइडेंस काउंसलिंग नहीं मिल रही है उन्हें, क्योंकि एक टीचर जैसे उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकती है, उन्हें आइडियाज दे सकती है, उनके पढ़ाने की जो ट्रिक्स हैं वो नॉर्मल उन्हें घर पर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। शैक्षिक प्रशासन का प्रबंधन एवं क्षेत्र, इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार करना और समय समय पर उनका मूल्यांकन करना, सिर्फ स्वरूप बनाने से नहीं उनका इवैल्यूएशन भी आवश्यक होता है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके उनका उचित निराकरण किया जा सकते हैं। रिसर्च की जाती है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए हम डायग्नोज करते हैं, रिडियम करते हैं, है ना, उपचारात्मक शिक्षण भी देते हैं, निदानात्मक शिक्षण मतलब उनसे संबंधित समस्याओं को भी ढूंढते हैं और उनका निदान भी करते हैं। संपूर्ण क्षेत्र की प्रक्रिया में सफलता के लिए कार्य करना तथा उनका मूल्यांकन करना, अगर कार्य किया है तो उसकी प्रोग्रेस भी होगी और उसमें इवैल्यूएशन भी किया जा सकेगा। ठीक है, अब इसी में लूथर गुलिक ने अपनी पुस्तक में रचित पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट कोड की अवधारणा दी गई है। इस पोस्ट कोड में पी मतलब होता है जो प्रबंधन में सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखो, पोस्ट कोड मतलब पी मतलब प्लानिंग करना, ओ मतलब प्लानिंग मतलब कोई भी योजना बनाना, हमें विद्यालय बनाना है जैसे, ऑर्गेनाइजेशन उसका संगठन करना, मतलब कहाँ बनाना, जमीन कहाँ खरीदनी है, कब कैसे बनाना है, कैसा मॉडल रखना है ये। फिर उसमें स्टाफिंग करना इन द सेंस कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उसमें डायरेक्शन करना, उन्हें निर्देश देना, स्कूल खोल लिया, स्टाफ को भर दिया, अब उन्हें निर्देश देने के लिए कोई ना कोई तो आवश्यकता होगी। फिर उनमें कोऑर्डिनेशन करना, बहुत सारा स्टाफ है मिलकर लड़ाई करेगा तो क्या वो विद्यालय सही ढंग से चल सकेगा, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनमें समन्वय होना चाहिए, कहाँ पर उन्हें एडजस्ट करना है, कहाँ पर उनमें हेल्प करनी है, कहाँ उन्हें गाइडेंस देना है, कहाँ पर उन्हें डांटना है, कहाँ पर उन्हें सही तरीके से समझाना है, तो उसके लिए एक डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। फिर है कोऑर्डिनेशन करना, इन सारे तत्वों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बच्चा 8 बजे नहीं आ रहा तो भी ये भी एक प्रॉब्लम है, बच्चा 2 बजे जा रहा है तो भी एक प्रॉब्लम है कि वो सही व्यवस्थित रूप से यहाँ से निकल ना जाए जब तक यहाँ विद्यालय की पूर्ति पूर्ण नहीं होती। तो इन सारी चीजों में कोऑर्डिनेशन, कब बच्चा हाथ धोने आएगा तो वहां पर किसी को अपॉइंट करना, क्योंकि बच्चा पूरी दिन देख में रहता है। सूचना देना, रिपोर्टिंग करना, हर चीज की रिपोर्ट करना कि हाँ बच्चे में ये गुण विकसित हो रहे हैं, ये बच्चा चिड़चिड़ा है, ये बच्चा पढ़ रहा था क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो हर चीज की रिपोर्टिंग उस बच्चे से संबंधित तैयार करना। नेक्स्ट है बजटिंग करना कि हमारा वित्त सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि कितना बजट है, कितना फंड हमें मिल रहा है, उस फंड का सही तरीके से समुचित संसाधनों का उपयोग करते हुए उनमें मानवीय संसाधन भी आते हैं और भौतिक संसाधन भी आते हैं, उनका सही तरीके से उपयोग किस तरीके से किया जाए और उसमें अधिकतम रख रखाव पर भी ध्यान दिया जाता है। अब इसके मुख्यपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन प्लानिंग करने का सिद्धांत है। श्रम विभाजन का सिद्धांत है, क्योंकि एक ही स्टाफ को सारी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो कार्य में निपुणता से या दक्षता से नहीं किया जा सकता, तो इसमें श्रम विभाजन इन द सेंस उसमें क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। इस विद्यालय खोला है तो विद्यालय में कौन टाइम टेबल बनाएगा, कौन फर्स्ट पीरियड लेगा, सेकंड कौन लेगा, यूं तो ही नहीं कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक एक ही टीचर बोलती जाएगी, तो इसमें श्रम का विभाजन किया जाता है। इसमें क्लासिफिकेशन समय सारणी का निर्माण किया जा सकता है, इसमें चार्ज देना, है ना, चार्ज देना इन द सेंस उनको एक अपॉइंट कर देना, मतलब एक उनका इंचार्ज बना देना, तो श्रम विभाजन इंचार्ज बनाने से भी किया जा सकता है कि ये डिपार्टमेंट का काम है, आज स्कूल में फंक्शन तैयार कराना है तो ये को-करिकुलम एक्टिविटीज जो इंचार्ज है वो करेगा, जो आज विद्यालय में परीक्षा करानी है तो एग्जामिनर इंचार्ज करेगा, तो इस तरीके से श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। इसमें संतुलन एवं समायोजन का सिद्धांत, इसमें संतुलन बनाए रखना, सभी को समान रूप से रखना, कोई स्टाफ अच्छा नहीं है, कोई स्टाफ खराब नहीं है। उत्तरदायित्व अधिकार का सिद्धांत, सभी का उत्तरदायित्व है और सभी के अपने अपने अधिकार है, उनका पूर्ण उपयोग करते हुए वो संस्था में कार्यरत रहते हैं। सहभागिता का सिद्धांत, सभी को कोऑर्डिनेशन से काम करना है। नेतृत्व का सिद्धांत, लीडरशिप इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है, आप जिसके इंचार्ज हो वो पूरी चीज आपके देख रेख में होगी, वो सारी चीजें आपके निर्देशन में होंगी, तो आपको उस चीज का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अपवाद का सिद्धांत, पारिवारिक का सिद्धांत, आदर्श एवं निर्देशनों का सिद्धांत, अनुसाधन के प्रयोग का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, ये सारी मुख्य बातें हैं। अब आपके मुख्य है कि इसी असाइनमेंट के अंतर्गत आपको कुछ असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये प्रश्न हैं आपके
2 प्रश्न आपको शॉर्ट करने हैं, 2 प्रश्न आपको लघुत्तरात्मक करने हैं और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है। कुल मिला के आपको 5 प्रश्न करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है पोस्ट कोड की अवधारणा को स्पष्ट करें। सेकंड है शैक्षिक प्रबंधन किसे कहते हैं। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन में अंतर बताइए, शैक्षिक प्रबंधन के समाधान की व्याख्या कीजिए और आपके लास्ट क्वेश्चन है जो ऐसे टाइप आपका क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, सिद्धांत, कार्य क्षेत्र और संसाधनों का विस्तृत चर्चा कीजिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।